हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने अध्याय 2 शुरू किया था। उसका पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो उसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं पार्ट 2 में हमारा जो पहला टॉपिक है, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अपन देखते हैं, यानी कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अम्ल और धातु कार्बोनेट ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। ठीक है, अब क्रिया करने के बाद ये बनाते हैं लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके बाद ऑक्सीजन, यानी कि इतनी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अम्ल और धातु कार्बोनेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल है अम्ल HCl ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, 2HCl और उसके बाद ये धातु का कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बो ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि Na2CO3 तो धातु का कार्बोनेट है। और ये मतलब अम्ल और धातु का कार्बोनेट आपस में क्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे। लवण का मतलब ये NaCl यानी कि नमक, नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, इतनी चीज़ों का निर्माण होगा। अगर हम अभी तक हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई, अब क्या करेंगे, अम्ल की धातु वाई कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तब भी यही चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये बन गया 2HCl और NaH, इसमें H हाइड्रोजन का अणु एक्स्ट्रा आ जाता है जब धातु वाई कार्बोनेट होता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो बस आप याद रखेंगे, इसमें H एक्स्ट्रा है, इसमें H नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है जब अम्ल की धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु वाई में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2HCl और NaHCO3 अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा वही चीज़ जो यहाँ बना, NaCl लवण बन गया। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और जल बन गया H2O, ये जल का सूत्र होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये नमक है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। क्षारक और धातु कार्बोनेट, यानी कि जो क्षारक है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी कि जो अम्ल हैं ये तो इनसे धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया कर सकते हैं अम्ल, लेकिन क्षारक क्या करेंगे, इनसे मतलब इन दोनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी कि इन दोनों अम्ल और क्षार की हम आपस में अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या बनना इधर देख लेते हैं। अम्ल और क्षारक हमने आपस में इन दोनों की क्रिया कराई तो अम्ल और क्षारक हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इनसे कुछ अलग बनेगा। अम्ल और क्षारक से क्या बन गया, लवण और जल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अम्ल ले लिया HCl। ठीक है, और यहाँ पर ये क्षारक है NaOH, इनसे बन गया नमक NaCl और जल H2O। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसी के लिए हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि इस वाली अभिक्रिया के लिए हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अगर इसकी हम डेफिनीशन लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जब अम्ल व क्षारक, अम्ल और क्षारक हैं ये दो चीज़ें, ठीक, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल क्षारक अपने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके कोई नई चीज़ बनाते हैं। वो क्या चीज़ है, समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल ये दो अलग पदार्थ बना रहे हैं, यानी कि अम्ल और जो क्षारक हैं आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। ना तो अम्ल बनेगा ना क्षारक बनेगा, कुछ अलग बनेगा। वो अलग है लवण और जल। ठीक है, जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनीशन दे सकते हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक मतलब कोई धातु होगी और उसमें ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये काफर Cu धातु है और इसमें O लगा तो इस मतलब काफर का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये मैग्नीशियम धातु है, इसमें O लगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, काफर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ, यानी कि धातु ऑक्साइड की, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ करानी है, अम्ल के साथ।
ठीक है। तो ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, जैसे ये कॉपर है धातु Cu और इसमें O लगा दिया तो हो गया ये कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड है प्लस अम्ल हमने ले लिया HCl, ठीक है। इसके 2 अणु होंगे तो 2HCl। अब इसकी हम क्या कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा लवण और जल। तो इससे लवण बनेगा यानी कि CuCl कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और जल बन जाएगा H2O, ठीक। जो Cl है वो इसमें आकर के लग जाएगा, ठीक है, CuCl। और जो हाइड्रोजन 2 हैं यहाँ पे और O ये है, तो ठीक है। जो हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गए, वो हो गया, तो बन गया H2O, ठीक। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब ये कॉपर क्लोराइड इधर बन गया लवण जो कि है, अब इस जो विलयन तैयार होगा इससे उसका रंग कैसा होगा, नीला होगा, ठीक है। तो नीचे ये नोट में लिख सकते हैं आप, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। उसके बाद है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जो क्षारक होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, किसके साथ करेंगे, अधात्विक के साथ, ठीक है। तो क्षारक लेंगे हम और अधात्विक ऑक्साइड लेंगे, इनकी हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। जो यहाँ बनना बनेगा यहीं, लेकिन यहाँ पे हमें लेना क्या है, अधात्विक। यहाँ पर था धात्विक ऑक्साइड, यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्षारक ले रखा एक, क्योंकि इधर जो अधात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, यानी कि वो क्षारक होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ये अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षारक क्या है, Ca और OH का होल्टवाइज है, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये अधात्विक ऑक्साइड है एक, ठीक है। कार्बन और O लगा है इसमें, तो यानी कार्बन का ऑक्साइड है ये, ठीक है। अब लवण है यानी कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा इधर, और शेष जो बचेगा वो जल है, ठीक। तो ये थी हमारी क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखेंगे निर्माण, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन होगा उसमें हम जब बिजली यानी कि विद्युत प्रवाहित करने पर ये क्या होता है, टूट जाता है, वियोजित होकर के क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये मतलब सोडियम क्लोराइड है, NaCl नमक का सूत्र है, ठीक है। जलीय विलयन का मतलब है जल, H2O, है ना। तब इनमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाता है, ठीक है, NaOH में, यानी कि ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो इसका ये है मतलब समीकरण बन गई है। अब है हमारा उपयोग, इसका उपयोग हम किस किस में करते हैं। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग हम जल की स्वच्छता यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं, और जो हाइड्रोजन है इसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम प्रयोग करते हैं ग्रीज हटाने के लिए या साबुन और व कागज़ बनाने के लिए। तो इसका साबुन व कागज़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलन का जल का निर्माण किस प्रकार होता है या किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलन का जल, तो लवण के सूत्र, लवण का सूत्र कौन है, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये लवण का सूत्र हो गया, क्योंकि ये कॉपर का सल्फेट है तो ये लवण है एक, ठीक है। और खाली कॉपर होता तो एक धातु हो जाता है ये, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के सूत्र, ये सूत्र है, इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। तो जल की इसमें निश्चित, ये H2O जल है, इसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या है मतलब 5 एक निश्चित संख्या है, ठीक है। निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसकी हमें समीकरण देनी है, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि CaO
H और 2 और क्लोरीन गैस, इन दोनों की आपस में क्रिया होती है तो इससे बन जाता है हमारा व्यंजक चूर्ण CaO और Cl और प्लस जल का निर्माण होता है H2O। ठीक है, अब देखेंगे इसके उपयोग। पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो वस्त्र सूती वस्त्र हैं उनके लिए और सफ़ेदी लाने के लिए इसका प्रयोग किया करते हैं हम व्यंजन चूर्ण का। और दूसरा इसका उपयोग है रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी व्यंजन चूर्ण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझाइए। इसे हम POP कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका ये सूत्र है Ca और SO4 और ये है 1/2 ये जल H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट है, 1/2 और ये जल H2O। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? जिप्सम को 373 केल्विन 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, इसे 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, 373 केल्विन के लिए हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। वैसे सेल्सियस में ये 100 डिग्री होता है और केल्विन मतलब 373। तो जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, यानी कि अर्धहाइड्रेट आधा हाइड्रेट बनाता है। तो इसका ये है समीकरण, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट हो गया। ठीक है, और ये जल का अणु है आधा 1/2। अब क्या करेंगे, 1/2 ये जल है और इसके बाद है ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट और जल का हाइड्राइड, मतलब ये जल के 2 अणु बनाएगा। ठीक है, ये जल हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा निर्माण हो गया जिप्सम का, मतलब इस प्रकार निर्माण होता है। ये इसका समीकरण है, मतलब परिभाषा के साथ समीकरण लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद इसके उपयोग भी पूछ सकता है, तो आप उपयोग में लिख सकते हो ये टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए काम आता है, यानी कि प्लास्टर, जब हड्डी टूट जाती है हाथ पैर की तो ये प्लास्टर करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो खोज हुई थी ये पेरिस में हुई थी। ठीक है, दूसरा है इसका खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, यानी कि दीवार पर जो POP होती है वो इसी की होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, तो दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही, और साथ ही वो घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो गाइस फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।